हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं बूट सिंह आईपीएस 2019 बैच आपके साथ एक रिवीजन बैच है। हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, सिर्फ लास्ट जो अब टाइम बच रहा है लास्ट 30 डे का, इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम रिवीजन करें। और रिवीजन का मतलब यह है कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन आपसे कि आप लोग लगभग जो सीरियस होकर के 2021 की प्री में अपियरिंग होना चाह रहे हैं, जो पूरी कमिटेड के साथ इस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं वो सारी चीज़ पढ़ाऊंगा जो लगभग आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी। जस्ट उसमें एक रिवीजन कराया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन है वो आने की संभावना ज़्यादा रहेगी और इस तरीके के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आएंगे। तो उन चीज़ों पे हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इस 30 दिन के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो पता है पॉलिटी में से सवाल इजी भी आते हैं, थोड़ा कुछ मीडियम टाइप के भी आते हैं, लेकिन इसके सवाल थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। कभी कभी हम थोड़ा उसमें पड़ जाते हैं कि यार कि सवाल सही भी हो गलत होगा, तो कई बार उसको गलत करके आ जाता है जल्दीबाजी में। तो 15 से 18 सवाल है इस पॉलिटी के इस पार्ट से आते हैं जो प्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पॉलिटी का पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सिर्फ हम उन चीज़ों को लेंगे जो हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि पढ़ा तो आप सभी लोग होगा, लेकिन पूरा मैं नहीं करा पाऊंगा, आपको भी पता है। मैं यहाँ सिर्फ उन चीज़ों को लेकर आऊँगा जो चीज़ें आपको मैं करा सकूँ इस विद इन टाइम में। तो मैं उसमें बता जाऊँगा कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हमारा काम है हिस्टोरिकल द बैकग्राउंड देखें अगर संविधान का। तो पहली बात तो संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को निर्धारण करता है और उस देश के जो लोग हैं, उनकी जनता है, उनके हितों की सुरक्षा, उनके अधिकार है, उनको बनाए रखने समस्त जिम्मेदारी रखता है। और साथ ही वो लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक संस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है कार्यपालिका, विधायिका, यूपीएससी, जब भी जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये सब क्या है लोकतांत्रिक संस्था है जो लोकतांत्रिक मूल्य, स्वतंत्रता, समानता, इनको न्याय, इनको बनाए रखने के लिए काम करती है। और इन सबकी जिम्मेदारी, इनको सबके रूप लिखित रूप से इनको व्यवस्थित करती है, जिस रूप में कोडिफाइड किया गया है उसे संविधान कहा जाता है। तो उसका विकास भारत में कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आई थी व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया और राजनीतिक कंपनी के रूप में उभरी। जब 1947 में, जब मुख्य रूप से इस दौरान ब्रिटिश में भी उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोविजन लाए, बाद में उन कानून लाए, और वो कानून कहीं ना कहीं हमारे संविधान के निर्माण के कुछ आधार बने और उन्हीं के आधार पर उन्हीं में से बहुत से प्रोविजन जो हमारे संविधान में जोड़े गए। तो एक विकास क्रम हुआ जो एक 200 साल का विकास क्रम था लगभग। धीरे धीरे विकास हुआ कि नए नए प्रोविजन नए समय के साथ जुड़ते गए। तो वो एक है। तो अगर सबसे पहले अगर इसमें लिया जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले ध्यान रखना, संविधान की बात गांधी जी बोले थे कि भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये बात गांधी जी ने बोली, लेकिन एम.एन. राय है उसने सबसे पहले एक संविधान की आवश्यकता है उसको महसूस किया। गांधी जी ने बोली कि भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण किया जाएगा, और इसी बात को फिर आगे बोल करके इसी बात को जवाहरलाल नेहरू जी आए थे 1938 में, उसने भी इसको सपोर्ट किया। और उसके बाद संविधान को लेकर आए कि भाई भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। फिर इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार किया कि हाँ चलो ठीक है, हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, आपका संविधान आपके द्वारा बनाया जाएगा। 1942 के क्रिप्स मिशन के अंतर्गत इसको थोड़ा सा एक प्रारूप देने की बात की गई थी, लेकिन 1946 में इसके व्यापक कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, संविधान का निर्माण किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें कैबिनेट मिशन में विस्तार रूप से दे दी गई थी। तो इसका पूरा विकास जो अंग्रेज़ों के टाइम पर हुआ, मतलब लगभग हम देख सकते हैं 1773 से लेकर के 1947 तक जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए जितने भी विधेयक हैं, वो सभी विधेयकों की कुछ पार्ट हैं जो हमारे संविधान के आधार बने। तो सबसे पहले कि कंपनी का शासन था, तो कंपनी को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कंपनी की अगर शक्ति बढ़ती तो ब्रिटेन की संसद की शक्ति को कमज़ोर करती, राजा की शक्ति को कमज़ोर कर देती, क्योंकि कंपनी के पास सैन्य शक्ति भी थी, आर्थिक शक्ति थी। इसलिए ब्रिटेन की संसद और वहाँ के राजा ने सोचा कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कंपनी के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इसमें सबसे पहले यह है कि क्यों महत्व था, क्योंकि पहली बार अगर किसी कंपनी पर कोई एक्ट लगाया जा रहा है, इट्स मीन्स कि उस कंपनी को कुछ न कुछ मान्यता दी जा रही है। तो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को मान्यता इस एक्ट के अंतर्गत मिली। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारतीय व्यापार के लिए आई थी, उसमें नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम था
कि किस तरीके से उसको, तो पहला कदम था इसमें, पहले मतलब कुछ प्रोविज़न डिसाइड कर दिए गए थे कि ये मानक कंपनी को करने पड़ेंगे, इन चीज़ों को कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। अब कंपनी हर कोई चीज़ अपनी मनमानी नहीं करेगी। अब वो कंपनी केवल किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं, बल्कि वो ब्रिटिश शासन का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है। तो इस आधार पर उसको एक तरह से प्रशासन दिया गया था, मतलब कंपनी को यहाँ पर। इस एक्ट के अंतर्गत अगर देखें तो मुख्य प्रोविजन था कि बंगाल का जो गवर्नर था, ध्यान रखना इसकी 3 मुख्य केंद्र थे इसके, एक था बंगाल, एक था मद्रास और एक था बम्बई। इनमें अपने अपने इन्होंने गवर्नर थे, लेकिन इनका जो बंगाल गवर्नर था, क्योंकि बंगाल शक्ति का ज़्यादा केंद्र था, है ना, और इसलिए बंगाल को के गवर्नर को, बंगाल के जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल का नाम दिया। और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, और इसमें पहले गवर्नर बने वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना, पहले गवर्नर का नाम क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पहले गवर्नर थे 1772 के टाइम से लेकर के ये 1782 तक, इसका काफ़ी टाइम रहा। पहले रॉबर्ट क्लाइव थे 1765 से लेकर के 1772 तक, लेकिन बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर थे। दूसरा इसके अंतर्गत कहा गया था कि बंगाल मदुरई गवर्नर है, वो बंगाल की जो इसमें कहा गया था कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर है वो गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन होंगे। अर्थात पहले जो सभी जो प्रेसिडेंसी थी ये अलग अलग थी, अब एक दूसरे से इनको इंटीग्रेटेड करते गया और इसमें सुपीरियर रखा गया था बंगाल के गवर्नर को। एक प्रोविजन इसमें यह था कि 1774 में इसमें यह कहा गया था कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें 3 न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है जो एक तरह से उच्चतम न्यायालय है, ये यहाँ पर विवादों का निपटान तो करेगा, लेकिन ये सुपीरियर नहीं होगा सबसे ज़्यादा। इसके विरुद्ध भी लंदन में अपील की जा सकती है। इसके अलावा ध्यान रखना, रेगुलेट करना है तो कंपनियों के व्यवहार को, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको उनके निजी व्यापार को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि इनके पास निजी व्यापार होता था। तो यहाँ कंपनी में काम करने वाला कोई अधिकारी और बेटरेन में काम करने वाला अधिकारी, यहाँ से ये लोग जाते थे भारत से बेटरेन में, तो यहाँ के लोग इनसे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर दिखाई देते थे, क्योंकि ऐसे बहुत कुछ लूट के ले जाते थे। इसलिए बेटरेन के लोगों ने सोचा कि अगर इस प्रकार से चीज़ें जीतती जाए, मतलब इस प्रकार से भारत में से चीज़ें लाएंगे, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट रहेंगे, तो बेटरेन की कल्चर और बेटरेन की वहाँ के लोगों की स्थिति को भी थोड़ा प्रभाव कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इनके व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए बोला कि कंपनी के कर्मचारी अपने नेता कोई निजी व्यापार करेंगे नहीं, वो भारतीय लोगों से किसी प्रकार का गिफ्ट या रिश्वत लेंगे। क्योंकि आपको पता है बंगाल में जब जो बंगाल के जो इनके लिए एक विशेष प्रकार का फरमान जारी किया गया था कि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जबकि भारतीयों को टैक्स देना पड़ रहा था, तो भारतीय हैं वो क्या कंपनी के थ्रू अपने माल को बेचते थे, तो इसमें कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे वो बीच में पैसा खाने की कोशिश करते थे। इसके अलावा इसमें कंट्रोल, इसके अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो बॉडी होती थी जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, उसको इसका पूरी ज़्यादा शक्ति दे दी गई, और उसको ये बोला गया कि भारत में जो भी आप जो राजस्व कमाते हो, नागरिक और सैन्य संबंधित सारी जानकारी अब आप बेटरेन को दोगे, अब आपके पास नहीं रखोगे, एंड बेटरेन सरकार को देंगे। धीरे धीरे बेटरेन देखना, धीरे धीरे बेटरेन की संसद बेटरेन है तो धीरे धीरे कंपनी पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हुए चली जाएगी। ये एक्ट में 3-4 प्रोविजन ध्यान रखना। एक तो आपको ध्यान रखना है पहली बार बंगाल गवर्नर बना, दूसरी बात इसमें मुख्य रूप से सेंट्रलाइजेशन किया गया था, तीसरी बात इसमें हाई कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने की बात की गई, चौथी बात ये निजी व्यापार वाली, और पाँचवीं बात बोर्ड ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसको ज़्यादा शक्ति इसमें दी गई थी। इसके बाद 1781 में एक एक्ट आया था, लेकिन 1781 का जो एक्ट था उसमें सिर्फ इतना प्रोविज़न था कि इसकी जो जुरिडिक्शन है, न्यायालय के जुरिडिक्शन है, इस न्यायालय के जुरिडिक्शन को और ज़्यादा स्पष्ट किया गया था। पहले उसमें यह था 1773 के में कि ये न्यायालय यूरोपीय लोगों के जो निर्णय है, मतलब यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई नहीं करता था, लेकिन बाद में 1781 के जो एक्ट आया उसमें इसको भी शामिल कर लिया गया था। तो 1781 का एक्ट मुख्य रूप से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को डिफाइन करने के लिए आया था। इसके बाद 1784 में आपको पता है पिट्स वहाँ के पीएम थे इस टाइम, उसी के टाइम पर एक्ट आया था जिसका नाम दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। देखो 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स हट चुके थे और कंपनी के बाद धीरे धीरे शक्तियाँ बढ़ती गई थी, राजनीतिक शक्ति आती गई, प्रशासनिक शक्ति भी बढ़ती गई, और कंपनी एक और अपना व्यापार भी कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा दोनों शक्तियाँ, राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति जब कंपनी के पास होंगी तो कंपनी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। इसलिए वो शक्तिशाली कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन के राजा को चुनौती प्रस्तुत हो सकती थी। इसीलिए इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए ब्रिटेन की संसद ने क्या किया, उसके कार्यों को सेपरेट कर दिया, और इसी अधिनियम के अंतर्गत उस कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य इनको सेपरेट कर दिया। राजनीतिक कार्यों को तो सौंपा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, ठीक है ना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये मुख्य रूप से कैबिनेट के लोग होते थे, इसमें उनकी कैबिनेट के लोग या वेटरन की मंत्रिपरिषद के लोग होते थे, और वो वेटरन की संसद के प्रति एक तरह से जवाबदेही होती थी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये कंपनी के लोग होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अधीन रहती थी, लेकिन इसमें ज़्यादा शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई थी। अगर हायरकी में देखोगे आप तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उससे नीचे होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो होती थी, और ये बोला गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी कंपनी के व्यापार को करना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जिम्मेदारी होगी समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। इस आधार पर इस 1784 के एक्ट के अंतर्गत इनके कार्यों को बाइफरकेट कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। इसलिए ये अधिकार दो रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। अगर देखो तो पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र के रूप में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया था भारत को। पहली बार बोला गया था कि भारत है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। दूसरी बार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिला, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका गठन किया गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो ब्रिटेन की संसद के प्रति जवाबदेही थी। तो इस आधार पर धीरे धीरे ब्रिटेन की संसद ने अपना प्रतिवाद जमा चालू कर दिया। इसके बाद 1793 का आता है, फिर 1813 का भी आता है। 1813 का भी एक महत्वपूर्ण है, 1793 में ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं थी। 1893 का जो 1813 का था, इसमें पहली बार ध्यान है ना, पहली बार इन्होंने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये की व्यवस्था इस एक्ट के अंतर्गत की गई थी कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए ब्रिटेन सरकार है वो ब्रिटेन कंपनी है 1 लाख रुपये खर्च करेगी, ऐसा प्रोविजन इसके अंतर्गत रखा गया था प्रति वर्ष। लेकिन अब कितना प्रैक्टिकल हुआ कितना नहीं हुआ इसका तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद ध्यान रखना, अब 1833 के एक्ट में कंपनी धीरे धीरे क्या हुआ था, कंपनी की पॉलिसी बदलती है, क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो कंपनी है, वो ब्रिटेन की जो कंपनी है पूरी तरह पूंजीवाद से प्रभावित रहती है। और पूंजीवाद के कई चरण होते हैं, आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में, एक ध्यान रखना। पूंजीवाद के अगर चरणों की बात करें, एक चरण था पूंजीवाद का बणिकवादी पूंजीवाद। बणिकवादी पूंजीवाद की अगर मैं बात करूँ 1773 से लेकर के 1813 तक था। इस बणिकवादी पूंजीवाद के अंतर्गत ये होता था कि कंपनी का टारगेट था कि भारत से तैयार वस्तु ले जाएं और यूरोपीय मार्केट में बेचकर माल उससे क्या कमाएं, पैसा कमाएं, और ब्रिटेन की टैक्स है और ब्रिटेन की जो संसद है या ब्रिटेन की जो सरकार है उसको टैक्स दिया जाए, और ब्रिटेन की सरकार उसमें टैक्स प्राप्त करती थी। अब ध्यान रखना, जब आपको भारतीय मार्केटों से अगर आप वस्तु खरीदेंगे तो अगर ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी भारतीय मार्केट में तो भारतीय लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, ना कि ब्रिटेन की कंपनी को, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो इनको यहाँ महंगा माल मिलेगा भारत में, और फिर महंगा मिलेगा तो तैयार माल को वहाँ महंगा बेचेंगे तो इनको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने ध्यान रखना, इस 1773 से 1813 के बीच में कभी भी दूसरी कंपनी को ब्रिटेन में आने की अनुमति नहीं दी। पूरा ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के एक अधिकार को रखा, ताकि ये यहाँ से लाभ कमाएं और ब्रिटेन की संसद को शक्ति दे। तो इसमें यह था कि तैयार माल को खरीद को और उसको बेचो और वहाँ लाभ कमाओ। ये था बणिकवाद के अंतर्गत। दूसरी इनकी पॉलिसी, इसलिए इसमें ज़्यादातर ध्यान रखना 1773 से लेकर के 1813 तक ये कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है राजनीतिक हस्तक्षेप में, तो उससे भी बचना चाहते थे। ये किसी प्रकार का सैन्य खर्चा भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनका टारगेट था कि यहाँ से वस्तु नहीं खरीदो, उनको वहाँ बेचो, लाभ कमाओ, इतना था। लेकिन 1813 के बाद ये मुख्य रूप से अब औद्योगिक पूंजीवाद में कन्वर्ट हो गई। औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब है कि अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई। अब ब्रिटेन की वस्तुओं को यहाँ से ले जाओ और भारत में जाकर के बेचो, तो भारत को डिमांड और भारत से कच्चा माल है लेके आओ, और इसके लिए भारत को एक मार्केट के रूप में विकसित करो। और यदि आपको भारत को मार्केट के रूप में तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को कंट्रोल में किया जाए, अधिग्रहण किया जाए। तो इस दौरान ध्यान रखना 1813 से लेकर के 1857 तक उन्होंने ज़बरदस्त रूप से भारतीय राज्यों उनका अधिग्रहण किया और शक्ति है उसका केंद्रीकरण किया। तो इसमें ध्यान रखना, अब आपको 1833 के एक्ट में जो भी प्रोविज़न देखेंगे, अगर आपको लगता है, ध्यान रखना एक एक्ट में कितने प्रोविज़न है किसी किताब में नहीं लिखे होंगे, लेकिन आपको जस्ट उस 1833 की सिचुएशन के आधार पर देखना है कि कौन से प्रोविज़न में भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस एक्ट में पूरी तरह केंद्रीकरण पे फोकस करेंगे, तो देख लेना। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर, ध्यान रखना, जो केवल बंगाल गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर कह दिया। इसका मतलब सेंट्रल केंद्रीकरण बढ़ा है नहीं बढ़ा, जो एक बंगाल का था उसको पूरे भारत का कह दिया, तो पूरी केंद्रीय शक्ति बंगाल में आ गई। दूसरी बात, और उसको समझ शक्ति दे दी इन्होंने, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ बंगाल के गवर्नर को दे दी। तो केंद्रीकरण किया है नहीं किया। तो इस तरीके से ध्यान रखना। मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग ये पढ़ रहे होंगे, हो सकता है ये वीडियो में थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता हूँ, इसलिए चीज़ें जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना आप एक चीज़ में कि मैं सिर्फ आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि 1833 में क्या सिचुएशन थी, उनको केंद्रीकरण करना पड़ा। इसलिए सिचुएशन थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अपने में अधिग्रहित करके उनको मार्केट के रूप में डेवलप करना चाह रहे थे, ताकि उनकी वस्तु वहाँ पर ज़्यादा बिकें। इसलिए ब्रिटेन की कंपनी ज़्यादातर उनकी क्या करेगी, सेंट्रलाइजिंग करेगी, ज़्यादा रेगुलेटिंग करेगी कंपनी को। इस तरह के काम इसमें किया जाएगा। तो इसमें पहली बार सरकार का निर्माण ब्रिटेन के कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया। यानी कि अब ध्यान रखना,
पूरा ब्रिटेन के जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था उसका साम्राज्य, अब पूरा एक सेंट्रल के अंतर्गत आ गया, वो बंगाल के अंतर्गत। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बोला गया। ध्यान रखना, गवर्नर थे जो गवर्नर थे वो बंगाल गवर्नर के रूप में थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल जो पूरे भारत के थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। साथ ही इसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायी का संबंधी समस्त शक्तियां छीन ली और बंगाल के गवर्नर को दे दी। अब बंगाल के गवर्नर के पास ऐसी में शक्तियाँ थी, वो नए कानूनों को बना सकता था। इस कानून के अंतर्गत उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखना, अब देखो उसके एक अधिकार को समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा बस कंपनी यहाँ पर आए और यहाँ से कच्चे वस्तु को खरीदे, तैयार को बेचे, क्योंकि उनके लिए मार्केट चाहिए। तो अब क्या हो, ज़्यादा यहाँ पर बेचेंगे, इसलिए अब उन्होंने ब्रिटेन के एक अधिकार को समाप्त कर दिया और ब्रिटेन की कंपनी को बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई तू अब व्यापारिक निकाय के रूप में जो तेरी एकाधिकार वाली गतिविधि है उनको समाप्त कर, अब अन्य कंपनी को यहाँ परमिशन देंगे, अन्य व्यापारी को यहाँ पर परमिशन देंगे, अब आप काम एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। तो उसको एक तरह से पूरी तरह जो प्रशासनिक रूप से काम करना उसने चालू किया कब, 1833 के एक्ट के दौरान। और इसके आधार पर, इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र जो कंपनी के ने ऑक्यूपाई किया था जीत करके युद्ध के माध्यम से, ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकार के विश्वास के तहत में कब्जे में, यानी कि अब कंपनी तो काम करेगी, कंपनी अपना उस पर प्रशासन करेगी, लेकिन अंतिम रूप से ब्रिटेन का जो है वो उस तरह से एक तरह से उस पर भी वो काम कर रही है, इसमें ये बोला गया था। और इसमें से एक बात और आई थी कि क्यों ना जो सिविल सेवा, क्योंकि ध्यान रखना पहले क्या होता है कंपनी खुद नियुक्ति करती थी सिविल सेवकों की, तो इसमें बोला गया कि नहीं, अब कंपनी नहीं, अब उनकी खुली ओपन एग्जाम के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के लोग थे उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, वो उन्होंने बोला था कि नहीं, इनको हम ही अभी नियुक्त करेंगे। तो खुली एग्जाम से प्रवेश स्टार्ट तो हुआ लेकिन हो नहीं पाया। इसके बाद ध्यान रखना 1853 के अंतर्गत आप देखोगे तो 1853 में इनके ज़्यादातर क्षेत्र उन्होंने जीत लिया, इनके सिंध भी आ गया, पंजाब भी आ गया, है ना, इसके अलावा मैसूर भी आ गया, है ना, मराठा भी आ गए, है ना, तो ज़्यादातर क्षेत्र उन्होंने अपना विस्तार कर लिया था 1853 तक। तो इस एक्ट के अंतर्गत इनका पूरा ये रहा कि अब धीरे धीरे जो नियंत्रण है उसको बहुत बेहतर करें और जो शक्तियाँ हैं उनको थोड़ा सा विकेंद्रीकरण करने पर तो अभी ध्यान नहीं देंगे ये, अभी तक तो इन्हें केंद्रीकरण पर ध्यान रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी विशेषता आई कि इसके अंतर्गत पहली बार जो पहले गवर्नर के पास जो एक तो कार्यकारी परिषद होती थी वो काम करती, इसमें पहली बार गवर्नर है उससे विधायी शक्तियों को अलग कर दिया गया और एक विधायी परिषद बनाई गई छोटी सी इसके अंतर्गत, जिसमें 6 लोग थे। तो पहली बार कह सकते हैं हम कार्यपालिका और विधायिका की जो कार्य है इसमें अलग हुई, है ना। और इस परिषद में ध्यान रखना है, इसमें ब्रिटेन एक तरह से ब्रिटेन की संसद पर काम करने के लिए बोली गई थी। तो इतना ध्यान रखना कि पहली बार बाई सेपरेशन ऑफ पावर आई, इसमें लेजिस्लेशन में और एग्जीक्यूटिव में ब्रिटेन के यहाँ पर 1853 के अंतर्गत। दूसरी बात, जो बात 1833 के एक्ट में होने वाली थी जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा विरोध किया गया था, वो इसमें हो गई कि सिविल सेवकों की भर्ती अब डायरेक्ट ओपन एग्जाम के माध्यम से आनी चाहिए, उनको कोई चयन नहीं करेगा, उनको कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, उनको कोई मनोनीत नहीं करेगा। तो भारतीयों के लिए भी ये खोल दी गई थी और मैकाले समिति ने इसमें रिकमेंडेशन दी थी, ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें बोला गया कि जो ब्रिटेन कंपनी का शासन को विस्तार कर दिया भारतीय क्षेत्र के इंग्लैंड के विश्वास के तहत रखने का अधिकार। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत देखो मैंने क्या बोला कि ये कंपनी जो काम कर रही थी वो ब्रिटेन के राजशाही शासन के विश्वास पर कर रही थी, कि बिहोव पर कर रही थी। और लेकिन हर एक्ट के अंतर्गत उसका कार्यकाल बढ़ा जाता है। जैसे 1793 में बोला गया था कि कंपनी अगले 20 साल तक काम करेगी, फिर बोला गया था कंपनी फिर 1813 में बोला गया था कि फिर कंपनी 20 साल तक काम करेगी। तो लेकिन 1853 में ऐसा कोई समावधि नहीं दी गई कि अब कंपनी आगे काम करेगी। तो इसके टाइमिंग जो दिया जाना था उस टाइमिंग को 1853 में नहीं दिया गया था। इसके अलावा पहली बार जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें लोकल भारतीय से, देखो पहले इनकी विधानसभा होती थी उसमें सारे लोग बाहर से आते थे ब्रिटेन से। इसमें क्या बोला गया कि स्थानीय प्रतिनिधि दिए गए जिसमें 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और मुंबई की स्थानीय सरकारों के माध्यम से, जो इनकी लोकल सरकारें थी बम्बई, इनमें आगरा में, वहाँ से ले गए थे तो इनके लोग, लेकिन थे तो रिप्रेजेंटेटिव करते थे भारत का, तो उनको इसमें शामिल किया गया था। ध्यान रखना, दोबारा कन्फ्यूज मत होना, इसमें सिर्फ पहली बार स्थानीय प्रतिनिधि की बात की गई थी, भारतीय प्रतिनिधि की बात नहीं की गई थी। भारत के लोगों को शामिल नहीं किया गया, आगरा, बम्बई, इनके लोगों, यहाँ के जो इनके प्रतिनिधि थे उनको इसमें शामिल किया गया था। तो स्थानीय जो प्रांतीय सरकारें थी यहाँ पर उनको इसमें शामिल किया गया था। तो ये 1853 के एक्ट के अंतर्गत हुआ था। 1857 की क्रांति होती है। ब्रिटेन को लगता है कि भारत में ऐसा दोबारा हो सकता है, इसका कारण उन्होंने समझा, उन्होंने बोला कि एक शक्ति की ज़्यादा केंद्रीकरण होगा तो नुकसानदायक होगा, इसलिए। और दूसरी बात, अगर अब
कंपनी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने बड़े भारत पर शासन चला सकें, इसलिए क्यों ना इसको डायरेक्ट किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, अब कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा और ये ब्रिटेन के राजा के अधीन चला जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा आ जाए तो उस एक्ट 1853 के टाइम की तुम सिचुएशन देख लेना कि 1857 की क्रांति हुई थी पहली बार। दूसरी बात, इसमें ब्रिटेन को बड़ा धक्का लगा, ब्रिटेन को लगा कि कंपनी शासन खो सकती है। दूसरी बात, इसमें अब बड़े स्ट्रक्चरल संस्थागत चेंजेस किए जाएंगे ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र है उसको अधिग्रहित किया जा सके। तो सिचुएशन क्रिएट हो गई। देखो, तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखो इतने एक्ट है, हाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगी यार, कहाँ तक याद करोगे, ऐसा करोगे। सिचुएशन देख लेना, आपने हिस्ट्री, मुझे विश्वास है सबने पढ़ी होगी, सिचुएशन क्या हो रही है। 1857 में क्रांति हो रही है तो ब्रिटेन को बड़ा धक्का लगा है और ब्रिटेन की अब कंपनी नहीं कर पाएगी, इसलिए शासन कंपनी के हाथ से चला जाएगा। तो इसमें ये किया गया था कि अब शासन है वो कंपनी से डायरेक्ट ब्रिटेन के, और भारत को अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा माना जाएगा डायरेक्टली। और जहाँ पर जो वायसराय है वो काम करेगा डायरेक्ट बिहेफ ऑफ महारानी, इसलिए उसको बोला गया वायसराय। तो वायसराय वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होगा वायसराय का, इसलिए प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान रखना। प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिंग थे जो पूरे भारत के, और प्रथम गवर्नर बंगाल के वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और प्रथम वायसराय वो लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान रखना। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत ध्यान रखना जो पहले आ रहा था, चला आ रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको समाप्त कर दिया गया था। इसके अंतर्गत डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद का बनाए रखने के लिए, ब्रिटेन की संसद का डायरेक्ट कंट्रोल बनाए रखने के लिए भारत सचिव नाम का एक नया मंत्री उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में क्रिएट किया था। मतलब एक अलग से विभाग होता था भारत सचिव, उसका एक मंत्री होता था भारत सचिव, और उसको जिम्मेदारी सौंपी कि अब भारत का काम तू दे, और वो ब्रिटेन की कैबिनेट का हिस्सा होता था। इसलिए कैबिनेट चूंकि ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होती थी, इसलिए उसको भी ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था। इसका मतलब ब्रिटेन की संसद अब भारत पर कंट्रोल कर रही है इनडायरेक्ट रूप से, है ना। और इसकी सलाह के लिए ध्यान रखना, इसकी सलाह के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद है उसका गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव ही होता था। इस कानून में भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया था, जो एक निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, पर वह मुकदमा और इस पर भी मुकदमा हो सकता था। ऐसे कार्यों को रेगुलेट किया गया था। कुल मिलाकर के है कि 1857 क्रांति के बाद ये कई अपनी सेना में, अपनी संस्था में, अपनी शासन प्रणाली में कई प्रकार के परीक्षण मतलब बदलाव ये करेंगे। और अब धीरे धीरे इनको समझ में आ गया है कि केंद्रीकरण रहेगा तो नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि विद्रोह नीचे से आता है। अगर ऊपर से ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए समस्याओं को नीचे लेवल पर देख कर इनको वहीं दबा दी जाए, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। दूसरी बात इनको समझ में आया कि जब तक भारतीयों को शासन में धीरे धीरे एंट्री नहीं करवाएंगे, हम इतने बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, विद्रोह बढ़ेगा, हमें टूट जाए। इसलिए अब देखना आप 1861, 1892, 1919 के एक्ट के अंतर्गत धीरे धीरे भारतीयों को एंट्री करवाते जाएंगे और 1947 तक एंट्री करवाते चले जाएंगे। तो इसमें भारत के लोगों की भागीदारी बढ़ती जाएगी। अब आता है 1861 का एक्ट। इसमें देखो क्या होगा, इसमें पूरा डिसेंट्रलाइजेशन पे काम होगा। जो 1833 में सेंट्रलाइजेशन पे काम कर रहे थे, केंद्रीकरण पे काम कर रहे थे, 1861 में पूरा डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करेंगे और धीरे धीरे भारतीयों को शामिल करेंगे। तो इसमें कानून प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। वहाँ स्थानीय प्रतिनिधि की बात चल रही है और ज़रूरी नहीं कि स्थानीय भारतीय हो, लेकिन यह पहली बार भारतीय प्रतिनिधि उसको शामिल किया गया। और जो इसकी वायसराय की जो परिषद थी उसमें इनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में माना गया भारतीयों को। और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग की जो परिषद थी उसमें 3 सदस्य थे, पहला बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीनों को मनोनीत किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इसलिए इनको गैर सरकारी सदस्य माना गया था। तो 1861 के अंतर्गत जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसके अंदर ध्यान रखना ये 2 काम करें, 2 चीज़ों पर फोकस करेगा। धीरे धीरे भारतीयों को भी एंट्री कराया जाए और शासन को डिसेंट्रलाइजेशन किया धीरे धीरे। तो देखो इसके अंदर कानून प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने जो भारतीय इसमें शामिल होते हैं उनको गैर सरकारी सदस्य माना गया था। ध्यान रखना, जैसे जैसे भारतीयों का सर बढ़ेगा उसको भारतीय सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में जानेंगे। दूसरी बात, इस अधिनियम में मैंने बोला डिसेंट्रलाइज किया। जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, जो शक्तियाँ 1833 के एक्ट में उन्होंने ले ली थी, वो वापस उन्हीं को सौंप दी और ये इनको स्वायत्ता दे दी और ये 1937 तक बना रहा है इनको स्वायत्ता। इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें नई विधान परिषद और बनाएंगे। अब उसको और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात करें, जैसे बंगाल, उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब, इनमें 1862-66 में विधान परिषदों का गठन किया गया था, अर्थात इनको भी विधायी शक्तियाँ धीरे धीरे ट्रांसफर कर दी गई थी। उस बात इसमें वायसराय के परिषद के कार्य संचालन के लिए कुछ शक्तियाँ, ध्यान रखना, वायसराय को थोड़ा थोड़ा और शक्ति दी गई। लॉर्ड कैनिंग को इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम है, यहीं पर आया था सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम। और इसके अलावा
वायस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी यहीं तक थी, जो आपातकालीन स्थिति में बिना काउंसिल की सहमति से कानून बना सकता था, और वो 6 माह तक वो वैलिड रहता था, जो भारतीय संविधान में वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई है। तो देखो धीरे धीरे इसमें दो चीज़ें, अब 1892 की सिचुएशन देखो, 1885 में कांग्रेस आ चुकी है, अब वो डिमांड करेगी कि हमारी संख्या बढ़ाई जाए, अब वो डिमांड करेगी अगर हमारी संख्या बढ़ाई जाए तो विधान परिषद है उनकी थोड़ी सी शक्ति बढ़ाई जाए, तो इसमें वही काम होंगे इस एक्ट के अंतर्गत। तो मेरा मानना यही है कि आप जब भी कोई एक्ट पढ़ो तो थोड़ी सी सिचुएशन को देखो और उसके आधार पर, क्योंकि जरूरी नहीं कि किताब में लिखी हुई यही प्रोविजन डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि 1892 का एक्ट तो ऐसा नहीं कि 3 लाइनों का होगा, 1892 का एक्ट तो 20 से 25 पेजों का होगा, तो उसमें कितने प्रोविजन किए होंगे हमें क्या पता कौन कौन से प्रोविजन किए होंगे, लेकिन हम एक सिचुएशन के आधार पर कुछ चीज़ों के स्टेटमेंटों को अनुमान तो लगा पाएंगे कि ऐसा हुआ होगा, तो इसमें ऐसा ही है, इसलिए सिचुएशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अब इसमें क्या धीरे धीरे मैंने बोला कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान देखो संख्या बढ़ाई जाएगी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, लेकिन ध्यान रखना अभी तक मेजोरिटी में उनके ही सदस्य थे, भारतीयों को अभी मेजोरिटी नहीं मिली थी। दूसरा इसमें थोड़ी बहुत विधान परिषद को शक्ति दी गई, वो बजट पे बहस कर सकती है और कार्यपालिका को थोड़ी बहुत प्रश्न पूछ सकती है, इतना इसमें महत्वपूर्ण काम ये किया गया था, है ना। और इस अधिनियम के अंदर केंद्रीय विधान परिषद में दोनों में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति के लिए समिति और परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम इस अधिनियम में कहीं पर नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसमें चुनाव की बात की गई थी, और प्रत्यक्ष चुनाव की बात है वो इसमें नहीं की गई थी, ध्यान रखना। इसके बाद 1909 का एक्ट आता है, 1909 के एक्ट के दौरान सिचुएशन देखो, इसमें आपको पता है मुस्लिम लीग का गठन होगा तो अलग से अपना प्रतिनिधित्व की बात करेगी, ठीक है ना। तो और धीरे धीरे इसमें गरम दल के लोग आ गए, वो अपना अगर प्रतिनिधि मांग रहे थे, कांग्रेस का धीरे धीरे व्यापक प्रचार हो गया था, राष्ट्रीयवादी भावनाएं ज़्यादा बढ़ रही थी। तो 1919 के अधिनियम की बात करें तो इसको लॉर्ड मॉर्ले और भारत सचिव मिंटो के द्वारा, लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत राज्य के सचिव थे, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इन दोनों ने बनाए थे, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में बढ़ाई गई, लेकिन आपको बताया विधान परिषद तो अलग अलग जगह अलग अलग संख्या में रहेगी। दूसरी बात, इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी रहे, है ना। अंग्रेज भी जब हमें किसी एक्ट के अंतर्गत शक्ति देंगे तो नीचे से देंगे, डायरेक्ट ऊपर से कंट्रोल हमें नहीं देंगे, तो नीचे से दिया, यानी मतलब प्रांतीय स्तर पर धीरे धीरे भारतीयों की संख्या इन्होंने बढ़ा दी और उनको मेजोरिटी में ला दिया। अगला एक्ट होगा तो उसमें बोलेंगे हम कि उसमें कर धीरे धीरे एडवांस चलते जाएंगे, मतलब एक अनुमान तुम लगा सकते हो उसमें कि 1919 में ये किया, 1909 में इन्होंने ये किया। साथ ही इसमें देखो 1892 का आया, उसमें बोला कि कुछ लेवल पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि वो विधान परिषदों की चर्चा के कार्यों को दायरा बढ़ा दिया, अब वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकती है, बजट को संकल्प में रख सकती है, तो धीरे धीरे उसकी शक्ति उसको बढ़ाया गया इस एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद इसमें और भी काम किया गया, ध्यान रखना इसमें पहली बार भारतीयों को गवर्नर, ध्यान रखना अब तक भारतीयों को विधायिका में शामिल किया, इसमें इनकी कार्यपालिका में भारतीयों को शामिल किया गया था पहली बार। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के प्रथम थे जो विधि मंत्री बने थे, विधि सदस्य, ध्यान रखना एक तरह से। इसके अलावा जब मैंने बताया कि मुस्लिम लीग आएगी तो अलग से पृथक निर्वाचिका की मांग करेगी, तो इसने मुस्लिम लीग ने इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचिका की मांग की और इनको पृथक निर्वाचिका प्रोविजन इसके अंतर्गत किया गया था। पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि की बात 1909 के अंतर्गत की गई थी, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंटी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए भी अभी भी अलग अलग प्रतिनिधित्व इन्होंने अलग से रखा हुआ था, उनके लिए भी कुछ सीटें रखी हुई थी। 1919 के अगर एक्ट के टाइम की अगर बात करोगे तो इस टाइम सिचुएशन और ज़्यादा अलग हुई है। इसमें क्या है, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी के नेतृत्व में वो चल रहा है, अब विभिन्न प्रकार की चीज़ें चल रही है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ है, तो अब कुछ ऐसे प्रोविजन लेके आएंगे जिससे कि नीचे लेवल पर और ज़्यादा शक्तियाँ सेंटर में मतलब डिसेंट्रलाइज की जाए। तो 1919 के एक्ट को सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम की पहली विशेषता ये थी कि इसमें पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई और इसमें केंद्रीय विषयों को अलग कर दिया गया, प्रांतों को अलग कर दिया, प्रांतों को धीरे धीरे इसमें स्वायत्ता दी गई थी, ध्यान रखना। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय था, कैसे कि अभी भी जो वायसराय था उसके नीचे तक चलती थी, उसके आदर्शों का फॉलो होता था, ऐसा नहीं कि उसको किसी प्रकार से कोई चुनौती दी जाए। इसमें फिर जो प्रांतों में ध्यान रखना, ये तो केंद्रीय दो लेवल में, एक तो केंद्र में और एक प्रांत में। इसमें क्या है, प्रांतों में भी क्या कर दी, प्रांतों को भी इसमें क्या कर दिया, प्रांतों को भी मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, एक मिनट। इसमें क्या प्रांत है, इन प्रांतों को क्या कर दिया, इनमें इनके विषय हैं, इनको दो भागों में बांट दिया।
एक कर दिया इन्होंने हस्तांतरित और एक कर दिया इन्होंने आरक्षित। हस्तांतरित का मतलब हस्तांतरण में ये था कि जो वायसराय है या इनका गवर्नर होता था, हमको पता है इनमें तो गवर्नर होता था, ये गवर्नर है, ये विधान परिषद की बिना सहमति से कार्य नहीं कर पाएगा, मतलब विधान परिषद की सहमति लेनी पड़ेगी जो परिषद होती थी, और इसी परिषद में भारतीय का थोड़ा प्रतिनिधित्व था, आपको पता है। और जो इसमें उन विषय, लेकिन इसमें छोटे मोटे विषय रखे थे इन्होंने, शासन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ऐसे। आरक्षित विषय जो रेवेन्यू होना, यानी कि सैन्य शक्ति, सभी शक्ति, जो इंपॉर्टेंट विषय वो आरक्षित विषय में रखे गए थे। और आरक्षित विषयों के संबंध में ये था कि गवर्नर बिना विधान परिषद की सहमति से काम कर सकते। इस प्रकार यहाँ पर द्वैध शासन आ गया था, द्वैध शासन यहाँ पर आ गया था, जो ज़्यादातर सफल नहीं रहता, क्योंकि एक को शक्ति दी गई थी तो कार्य, उसको कार्य नहीं थे, एक को कार्य दिए गए थे तो शक्ति नहीं थी। इसके बाद इसमें पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई और पृथक निर्वाचन की प्रणाली सबसे पहले इसी एक्ट 1919 के अंतर्गत। हालांकि अप्रत्यक्ष की बात तो आपको 1892 में चल चुकी थी, लेकिन 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष की आई थी। और भारतीय विधान परिषद के राज्यसभा लोकसभा नाम से सेंटर पर और स्टेट में मुख्य रूप से द्वैत बात की गई थी, द्वैत विधान परिषद है उनकी कई स्टेटों में बात की गई थी। इसके अलावा वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी यानी कार्यपालिका, उसमें 6 सदस्य थे, इनमें 3 सदस्य हैं उनको भारतीय। ध्यान रखना, सेना पर अभी भी कंट्रोल भारत का नहीं रहेगा, क्योंकि कभी भी सेना को कंट्रोल भारत में नहीं देंगे, भारतीयों के पास नहीं देंगे, पता नहीं कब आंदोलन को उल्टा कर दें, इसलिए सेना पे कंट्रोल हमेशा खुद ही रखेंगे। तो इनमें 6 सदस्य थे, जिनमें 3 सदस्यों पर भारतीयों को होना आवश्यक कर दिया गया था। देखो धीरे धीरे कार्यपालिका पहले विधान परिषद में उनकी दी, फिर कार्यपालिका में बढ़ाई, और सांप्रदायिकता को जो आधार प्रत्यक्ष निर्वाचन है उसको विस्तार किया गया। 1909 में केवल मुसलमानों के लिए थी, इसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचिका की बात कर दी गई थी, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इसमें मताधिकार की बात की है, लेकिन मताधिकार के लिए रीजन रखा संपत्ति, कर और शिक्षा, इनको योग्यता रखा, उसके आधार पर वोटिंग दिया, वोटिंग का अधिकार दिया गया, मतलब सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें जो भारत की सचिव द्वारा किए जा रहे जो कार्य थे इस कानून के अंदर लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यकाल का सृजन, एक नया उच्च कमिश्नरेट बनाया, मतलब वहाँ पर लंदन में, और अब तक जो भारत सचिव द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वो सारे कार्य इसको सौंप दिए गए थे। इसका मतलब भारत सचिव का पद है वो समाप्त होने वाला था, समाप्त हो गया था इस एक्ट के अंदर। और एक लोक सेवा आयोग, आपको पता है यूपीएससी की लोक सेवा आयोग है, जिसे बाद में यूपीएससी बदला गया था, ये 1926 में स्थापित किया गया था, वो इसी एक्ट का प्रोविजन था। और पहली बार केंद्रों के बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था, यानी अगर केंद्र राज्यों का जो सेपरेशन हुआ है मोस्टली इसमें हो चुका था, लेकिन जो संघीय शासन आया 1935 के अंतर्गत आया था। और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था और कहा कि हर 10 वर्ष के लिए ये जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो उसी आधार पर साइमन कमीशन आता है, लेकिन साइमन कमीशन को आना चाहिए 1929 में, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से, राजनीति की वजह से इसको 1927 में भेज दिया जाता है। फिर इसमें एक भी भारतीय नहीं होता, इसलिए इसका विरोध किया जाता है, और फिर ये रिपोर्ट भी देता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट है उनको ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिसमें कांग्रेस और सभी प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, और उन्हीं के आधार पर 1935 का एक्ट वो बनाया जाता है। तो ये 1919 के एक्ट के बाद 1935, अब आएंगे हम 1935 के एक्ट के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले एक चीज़ पढ़ लें, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी दलितों का प्रतिनिधित्व किया गया था, और उसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसको स्वीकार कर लिया। तो गांधी जी उस चीज़ से खिलाफ हो, गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचिका इसके लिए उनको संयुक्त निर्वाचक के लिए दिया जाए। पृथक निर्वाचिका और संयुक्त निर्वाचिका में अंतर है। पृथक निर्वाचिका का मतलब है कि उनको मुख्य रूप से उनके ही लोग उनकी सीटों पर वोट करेंगे, जबकि संयुक्त निर्वाचिका मतलब है कि उनको इस सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी और सभी लोग उस रिजर्व सीटों पर वोटिंग करेंगे और वहाँ पर से उनके ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो गांधी जी का मानना था कि दलित है वो हमेशा से इस हिंदू वर्ग से अलग हो जाएंगे, तो इस प्रकार गांधी जी नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो सांप्रदायिक अवार्ड जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक योजना घोषित की गई थी, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सिख, ईसाई, यूरोपीय, ऑंग्लो इंडियो के लिए साथ साथ इसमें दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचिका को विस्तार किया, जिससे गांधी जी बहुत व्यथित हुए। बाद में अम्बेडकर गांधी में पूना पैक्ट हुआ, जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचिका के स्थान पर दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचिका को स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद आता है 1935 का एक्ट। ध्यान रखना, धीरे धीरे अब 1935 के एक्ट में ज़्यादातर शक्ति भारतीयों के पास होती जाएंगी। और एक अलग ही चीज़ है, तो ये भारत में काफ़ी उत्तरदायी सरकार की बात करें, क्योंकि आपको पता है 1931 में हम पूर्ण स्वराज की बात कर चुके थे, और 1903 में धीरे धीरे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बढ़ चुका था, गांधी जी का वर्चस्व बढ़ गया था, है ना। तो इस आधार पर धीरे धीरे भारतीयों की जो प्रतिनिधित्व की बात है या भारतीयों की बात वो बढ़ती जा रही थी।
तो इसमें एक तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, जिसमें शक्तियों का विभाजन रखा था। 3 सूची 4 सूची थी, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची के अंतर्गत इन्होंने विषय तो तुम्हें याद रहा, ठीक है, 59 विषय रखे गए थे। राज्य सूची में रखे गए थे 54 विषय और समवर्ती सूची में रखे गए थे 36 विषय। और ये था कि संघ सूची पर संघ सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची है इस पर संघ और राज्य दोनों बना सकती है। लेकिन ध्यान रखा, अवशिष्ट सूची इन्होंने गवर्नर के पास दी, जबकि वर्तमान में भारत में किसके पास है? संसद के पास, संघ सरकार के पास। लेकिन इन्होंने अवशिष्ट सूची किसको दी? गवर्नर को। और ये 2018 में सवाल आया था कि 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट सूचियाँ हैं वो किसको दी। तो 2000 ध्यान रखना, हर बार इनसे एक सवाल आता है, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफली इनको देखते टाइम एक लाइन को ढंग से देख लेना। भूल आपने रिवीजन कर रखा है, लेकिन रिवीजन करते टाइम थोड़ा सा एक बार और देख लेना इनकी। तो इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो वायसराय को दे दी गई थी। इसके अलावा ध्यान रखना, मैं इनको वीडियो को भेजूंगा, इसके बाद भी हम एक ग्रुप चैनल बनाएंगे, उसमें आपको जो भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हो अच्छे से, उसका आपको बता दिया जाएगा। लेकिन चूँकि मैं चाहता तो इसको लाइव आ सकता था, लेकिन लाइव में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता और आपको पता है कि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो इसलिए मैं इसको लाइव ला लेकर के आपके लिए छोटे छोटे वीडियो के रूप में इसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, जो 1919 में आपको पता है केंद्र में ये द्वैत शासन लगाए थे, यानी कि हस्तांतरण आरक्षित में से उनको प्रांतों में लेके आए थे, प्रांतों में 1919 में प्रांतों में लेके आए थे, उसको तो समाप्त कर दिया, ठीक है ना। और इसके स्थान पर उसको समाप्त कर दिया, राज्यों को अपने दायरे में स्वायत्त तरीके से 3 पृथक मतलब राज्य, फिर वही नॉर्मल प्रक्रिया जो पहले थी वो चालू हुई। और लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी, केंद्र में जो, अब आपको पता है जो चीज़ प्रांतीय लेवल पर सक्सेस नहीं, अब हम उसको केंद्रीय लेवल पर लागू कर रहे हैं तो वो भी खराब है। लेकिन फिर भी इन्होंने 1935 के एक्ट के अंतर्गत केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली को शुभारंभ किया, परंतु ज़्यादा सक्सेस नहीं रही। ध्यान रखना, इस संघ की जो बात की जा रही थी ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो संघ बनाने की बात की इसमें देशी रियासतों को भी शामिल होने के लिए बोला, लेकिन देशी रियासतें इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इसके बाद इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इसके अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाई गई थी। 11 राज्य थे उस टाइम, जिसमें से 6 राज्य थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इसमें द्विसदनीय व्यवस्था बनाई, जिसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद को रखा गया था। हालांकि इन पर भी कई प्रकार की शक्तियाँ लिमिटेड। और ध्यान रखना, जो निर्वाचिका 1909 में केवल मुसलमानों के लिए थी, उसके बाद 1919 के अंतर्गत दलित और सिखों के लिए आई, 1935 में उसको और ज़्यादा विस्तार कर दिया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। और मताधिकार है उसको भी इसमें विस्तार कर दिया गया था 10%। आपको पता है भारत में महिलाओं को मताधिकार मिल चुका था इस टाइम तक। उसके बाद इसके अंतर्गत साख को नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। आपको पता है आरबीआई एक्ट जो 1934 में उसकी स्थापना की गई, बाद में उसको भारत को सौंपा गया, तो उसको आरबीआई एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत मान लिया गया था। स्थापना उसकी 1934 के अंतर्गत हुई थी। और दूसरी बात, इसमें संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा प्रांतीय लोक सेवा या 2 जॉइंट लोग, अब वर्तमान में हमारे संविधान में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट पब्लिक कमीशन है, उसकी स्थापना के बल दिया गया था। तो उसमें की गई थी लोक सेवा आयोग की, इसमें किया गया था संघ लोक सेवा आयोग। तो इसलिए कन्फ्यूज मत होना थोड़ा सा। और इसमें 1937 में एक संघीय न्यायालय बनाया गया था, लेकिन अभी भी ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध में अपील कहाँ की जा सकती, लंदन में की जा सकती थी। इसके बाद बहुत चीज़ें आती हैं। 1940 का प्रस्ताव आता है, क्रिस्ट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थी जो क्लीमेंट एटली जो वहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भारत को जल्दी ही अब शासन सौंप दिया जाएगा, 30 जून तक भारत को सौंप दिया जाएगा। और इसके लिए उसने माउंट बैटल को भारत में भेजा, और माउंट बैटल ने माउंट बैटल योजना चलाई, और इसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था माउंट बैटल योजना के। हालांकि अंग्रेज अंत समय तक मतलब पाकिस्तान की मांग नहीं चाह रहे थे, उनका मानना था कि एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो जो उनके लिए आगे काम में भी आए। लेकिन इसी माउंट बैटल योजना के आधार पर 1947 का एक्ट बना था। और 1947 के एक्ट में कुछ नहीं, वही नॉर्मल प्रोविजन थे कि अब भारत को राज्य है स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, 2 डोमिनेंट स्टेट बनेंगे, एक होगा पाकिस्तान, एक होगा भारत, और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय रखा गया था केवल जो श्री राजगोपालाचारी थे। उसके बाद इसमें डोमिनेंट जो राष्ट्रपति के रूप में पहले वायसराय था, वो 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रपति के रूप में चला गया था। वही है, इसमें कोई ज़्यादा इसी वाले जो प्रोविजन इस एक्ट के अंदर ज़्यादा प्रोविजन है जो आएंगे नहीं, कि वो शक्ति की गई थी। ब्रिटेन में भारत प्रशासित पद है वो समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के अंदर, और उसकी समस्त शक्तियाँ हैं वो अपने इसको सौंप दी गई थी। तो इसमें जो खास ज़्यादा प्रोविजन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आपको देखना है 1833, 1857, 58 का, एक 1861 का, एक 1919 का, एक 1935 का, ये एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इन्हीं पे फोकस किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए
ये थोड़ा सा एक बार देख लेना कि नेहरू की जो अंतिम सरकार थी उनमें कौन कौन किस प्रकार के मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, जॉन मैथाइये नागर मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। ये मैं इसलिए तो एक बार सर निगाह से देखना, मैं इनको ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, इनको एक बार देख लेना, थोड़ा सा कहीं स्टेटमेंट आ जाए कोई भरोसा नहीं है, या PCS में तो आ ही जाते हैं इनके स्टेटमेंट। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल ये बना। वैज्ञानिक शोध का जो मंत्री आपको बताया जो जवाहरलाल नेहरू थे उसके, और आपको बताया राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, खाद्य शिक्षा मंत्री थे, बाद में राष्ट्रपति बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मैथाई रेलवे मंत्री थे। ये एक बार देख लेना इसमें। और इस 1947 में बोला गया था कि अंग्रेज़ों ने जो आदिवासियों से एग्रीमेंट कर रखे होंगे उसको भारत सरकार बनाए रखेगी। अब वेटरन की सेंसर के जो कानून लागू उनको नहीं माना जाएगा। भारत को स्वायत्ता दे दी गई है, वो कि जो भी एग्रीमेंट अब तक हुई भारत उनको तोड़ भी सकता है। ये बात कई चीज़ें इसके अंतर्गत बोल दी गई थी। तो ये वही प्रोविज़न है जो मैंने लिखे है ना, कि वेटरन शासकों को विधेयक पर मताधिकार और उसके स्वीकृत करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। दूसरा, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया था, है ना। साई जो भारत की सम्राट के अंतर्गत लगती थी वो चीज़ समाप्त कर दी गई थी। तो ये जो पहला चैप्टर था हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कई बार से सवाल आते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको अच्छे से देखें। इसी चीज़ में अगर हम इसी प्रकार में छोटे छोटे वीडियो हैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा फोकस सिर्फ उन टॉपिकों पर रहेगा जो वहाँ से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इसमें स्टेटमेंट है जिनको मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला कि यहाँ से क्वेश्चन आए उनको एक बार आप देख लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो इसके कमेंट सेक्शन में आप बता देना। अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके और ज़्यादा तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, और आपका सहयोग रहा तो इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हालांकि आपने पढ़ रखा होगा, मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया गया है, और आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर इसको आगे किया जाएगा। ओके, थैंक यू।